हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ लॉ ऑफ टैक्सेशन। आज मैं आपको लॉ ऑफ टैक्सेशन कराने वाला हूँ, जिसे हम कर विधि भी बोलते हैं और जिसका कोड है 206 या 2006। इस नाम से इसे पुकारते हैं, कोड से भी पुकार लेते हैं 206, 2006, कर विधि या लॉ ऑफ टैक्सेशन या टैक्सेशन या टैक्स, इस नाम से लॉ ऑफ टैक्स के नाम से भी इसे पुकार लेते हैं। ठीक है ना। तो ये है, बहुत बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर हमारे क्वेश्चन बता दीजिए, इम्पोर्टेंट बता दीजिए, कुछ करा दीजिए। तो आज मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और देखो, लॉन्ग क्वेश्चन की व्याख्या क्या होती है आज मैं आपको बता दूँ। जब हम कभी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो सेल्फ ही हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं हमारे द्वारा। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो बन ही जाते हैं। इसीलिए मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराता हूं। और जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, लॉन्ग वे में पढ़ते हो, तो आप उसका छोटा सा एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आसानी से बना सको। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, मैं आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक आपसे बात कहनी है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप कर लो सब्सक्राइब। और आपसे बस ये कहना है कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत से बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उनके लिए थैंक यू दिल से। और मेरी YouTube फैमिली अगर मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो मैं उनके लिए एक छोटा सा काम दे रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स में, अपने भाइयों में, बहनों को जो नए एडमिशन्स होने वाले हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताएं कि आप भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आप अगर किसी एक की भी हेल्प कर पाए अपनी लाइफ में, अगर एक को भी बता दिया चैनल के बारे में और उसने थोड़ी अच्छी सी तैयारी कर ली, तो आप समझो आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। एक बच्चे की भी हेल्प हो रही है ना, एक बच्चे के द्वारा, तो बहुत कुछ है। और उससे आपको भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना। आपको क्या करना है, कॉलेज में, व्हाट्सएप पे और अपने आपके जहाँ पे भी जो भी सोर्स हो आपके, वहाँ पे वीडियोस को शेयर करो। चैनल के बारे में थोड़ा अपने कॉलेज में जाके लॉ के स्टूडेंटों को बताइए। बस आप अगर ये करते हो तो मेरे लिए वही काफ़ी है। ठीक है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, कराधान से आप क्या समझते हैं? कराधान के विभिन्न मौलिक सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए या कीजिए। भारतीय कराधान व्यवस्था में इन सिद्धांतों को कहाँ तक शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। और पहले हम इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि इसको अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो पूरा जो हमारा टैक्सेशन है जो, ये हमारे दिमाग में आने लगेगा। ठीक है ना। पहले इसी क्वेश्चन को आसानी से अच्छे से करते हैं। कराधान से आप क्या समझते हैं? कराधान के विभिन्न मौलिक सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारतीय कराधान व्यवस्था में इन सिद्धांतों को कहाँ तक शामिल किया गया है? एक अच्छी कर व्यवस्था की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं? दूसरा क्वेश्चन यहां से भी आ जा सकता है। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। कराधान का अर्थ, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है कराधान का अर्थ। आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है। यहाँ पे हेडिंग्स डालनी है, ये लाइन इम्पटी छोड़ देनी है, दूसरी लाइन भी इम्पटी छोड़ देनी है। अगर आप इम्पटी नहीं छोड़ते हो तो आप यहाँ से लिखोगे यहाँ तक, और फिर इतना ये जो है गैप, इसे खाली छोड़ दोगे, फिर यहाँ से भी लिखोगे। ठीक है ना, ऐसे लिख लेना। ठीक है। आगे अब इसे पढ़ते हैं। कराधान का अर्थ, डीजी घोष बनाम स्टेट ऑफ केरल में, डीजी घोष बनाम स्टेट ऑफ केरल में केरल हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि कराधान के अंतर्गत सभी प्रकार के कर शामिल हैं, भले ही वो साधारण, स्थानीय या विशेष रूप से अधिरोपित किए गए हों। जितने भी प्रकार के कर हैं वो सभी कराधान में आते हैं, चाहे वो साधारण हो, स्थानीय हो या कोई विशेष प्रकार का कर हो। सभी कर
कराधान के अंतर्गत आते हैं। और ये बात बोली थी डीजी घोष बनाम स्टेट ऑफ केरल में, केरल राज्य ने, ठीक है। और ये केरल के हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने बोली थी, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद कर लेना। और ये जो यहाँ पे केस दे रखा है, जब आप इस केस को वहाँ पे डालोगे तो एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपके पेपर कॉपी में, और आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सरकार के आवश्यक कार्यों के पालन के लिए राज्य द्वारा व्यक्तियों पर करों का अधिरोपण करना ही कराधान है। सामान्यतः कर लगाने का एकमात्र उद्देश्य सरकार के लिए धन इकट्ठा करना है। देखो, कर क्यों लगाए जाते हैं, इस बात को हम समझ लेते हैं। देखो, हमारे देश को चलाने के लिए भी धन की ज़रूरत होती है, किसी परिवार को चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। हमारे देश को कैसे चलाया जाए, तो हमारे देश की एक क्या पॉलिसी है कि वो सभी व्यक्तियों पर कर लगाती है। सभी व्यक्तियों से, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम फैमिली से हो, मिडिल क्लास से हो, हाई फैमिली से हो, कुछ भी हो, सभी पर टैक्स लगता है। और ये टैक्स उनकी ज़रूरतों के अनुसार लगता है, उनकी उपभोग क्षमता, उनके आय और व्यय के अनुसार उन पर लगता है। प्रत्येक व्यक्ति पर उसी के अनुसार से टैक्स लगता है। ये नहीं है कि कोई अमीर और कोई गरीब है, दोनों पे समान लगे, नहीं, उनकी आय और व्यय के अनुपात में ही उन पर टैक्स लगता है। और प्रत्येक व्यक्ति से टैक्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने देश को चला सकें, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें और देश की जो समस्याएं उनको समाप्त कर सकें। तो सरकार के आवश्यक कार्यों के पालन के लिए, सरकार के आवश्यक कार्यों के पालन के लिए राज्य द्वारा व्यक्तियों पर करों का अधिरोपण ही कराधान है। अधिरोपण यानी क्या होता है, लगाना, उन पर भार डालना। सामान्यतः कर लगाने का एकमात्र उद्देश्य सरकार के लिए धन इकट्ठा करना है। जब हम अपनी सरकार को मजबूत करेंगे, सरकार के पास बहुत धन होगा, तो हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए नए, और वो अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। तो इसीलिए हमारी सरकार को धन की जरूरत होती है, क्योंकि देश में अच्छे अच्छे कार्य कर सकें। आगे चलते हैं। कर शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट द्वारा, देखो, कर शब्द को, टैक्सेशन शब्द को कहीं पर भी भारत के संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट द्वारा कमिश्नर HRC बनाम लक्ष्मेंद्रा 1954 में दी गई निम्नलिखित परिभाषा को संतुष्टि प्रदान की है। देखो, हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें पहले तो कर शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया है। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट द्वारा कमिश्नर HRC बनाम लक्ष्मेंद्रा में से इसको परिभाषित किया है। वहां से लेकर इसे परिभाषित किया है, और क्या परिभाषा दी है उस परिभाषा को हम देखते हैं। ये हमने करा दिया है, अब इसे देखते हैं। लोक अधिकारी द्वारा लोक उद्देश्य के लिए परिवर्तनीय कानून द्वारा अनिवार्य धन लेना ही कर है। देखो, लोक अधिकारी द्वारा, लोक होता है जन समुदाय, समाज, लोक समाज यानी लोगों से, लोक अधिकारी जो अधिकारी होते हैं उनका जो उद्देश्य है कर लेना है। और कर से क्या होता है, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति से कर लेना अनिवार्य है, और यह दी गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं होता है। यह दी गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं होता है। इस प्रकार बिना किसी निश्चित बदले या लाभ की आशा के करदाता द्वारा सरकार को अनिवार्य भुगतान करना कर कहलाता है। एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। लोक अधिकारी द्वारा लोक उद्देश्य के लिए परिवर्तनीय कानून द्वारा अनिवार्य धन लेना ही एक कर है। लोक अधिकारी को नियुक्त करा जाता है, वो प्रत्येक व्यक्ति से कर लेता है, और ये कर लेना अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति से, ठीक है। उसकी क्षमता के अनुसार लिया जाएगा, लेकिन, और यह दी गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं होता है। ये जो सेवाएं दी जा रही हैं उसके लिए भुगतान नहीं है, ये आपके उपभोग के ऊपर भुगतान है, ठीक है। इस प्रकार बिना किसी निश्चित बदले या लाभ की आशा के करदाता द्वारा सरकार को अनिवार्य भुगतान
कर कहलाता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, पेशेंस रख के पढ़ना है हमें। जब तक हमारे पास पेशेंस नहीं है, कितना भी पढ़ लो, कितना भी याद कर लो, कुछ नहीं है। और जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, बहुत से बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, वीडियो यहाँ पे चल रही है, यहीं पे स्टॉप कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको उतार लिया और रटने लग गए। भाई मेरे बहन भाइयों, कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप कब तक रटोगे, कि कब तक चीज़ों को वो करोगे, इन्हें समझो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उन बातों को समझो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आने वाले हो। ठीक है ना। आगे लॉ करने के बाद क्या करोगे भाई, रट के चलो, यहाँ पे तुमने 60% 65% नंबर ले आए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी करो, नोट्स बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसको अच्छे से समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के आर्टिकल 265 का कहना है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा। विधि के प्राधिकार यानी विधि के बताए बिना, विधि के लागू किए बिना, विधि के संरक्षण के बिना कोई भी कर आरोपित नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। कराधान के मूल सिद्धांत, सन 1776 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, देखो ये मैंने यहाँ पे ये जो बुक्स का नाम जो मैं लिखा है, ये इस वाली लाइन का है। ठीक है, ये यहीं से है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, ये अलग है ना, ये इस वाली लाइन का है। ठीक है, मैं इसमें बना देता हूँ। सन 1776 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रियों का धन, वेल्थ ऑफ नेशन में कराधान के 4 सूत्रों का वर्णन किया है। अर्थात कर अधिरोपण करते समय राज्य को निम्नलिखित 4 मौलिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। देखो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, और इन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, राष्ट्रियों का धन या राष्ट्र का धन, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी। और इस पुस्तक में इसमें इन्होंने बताया था कि कर किस प्रकार से लगाने चाहिए, कर किस प्रकार से अधिरोपण करने चाहिए। अधिरोपण का मतलब है लगाना, कर लगाना। ठीक है, आगे समझते हैं। अब ये जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने 4 प्रकार के सूत्रों के द्वारा कर को लगाने की एक व्यवस्था बताई थी। वो 4 कौन कौन से सूत्र हैं उनको देखते हैं, 4 कौन कौन से वो सिद्धांत हैं उनको देखते हैं। पहला जो सिद्धांत है हमारा समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत के अंदर यह बात कही गई है कि जब भी हमें किसी भी व्यक्ति पर, समाज पर, यानी संपूर्ण भारत पर जब हम कर लगा रहे हैं तो वो सभी पर समान हो, गरीब अमीर, किसी कैटेगरी वाइज, जाति वाइज, इनका कोई उस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों पर समान कर लगाया जाए। ठीक है ना। समानता का सिद्धांत, राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपनी आर्थिक योग्यता के आधार पर और राज्य अनुपात में, जिससे राज्य की वित्तीय सहायता हो सके, हो से कर देना चाहिए। यहाँ पे देखो सके करना, यहाँ पे सके कर देना, ये गलत हो गया, सके। दोबारा पढ़ते हैं। राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपनी आर्थिक योग्यता के आधार पर, प्रत्येक नागरिक को अपनी आर्थिक योग्यता के आधार पर, कोई अमीर है कोई गरीब है तो उसे अपनी अपनी योग्यता के आधार पर और राज्य अनुपात में, जिससे राज्य की वित्तीय सहायता हो सके, कर देना चाहिए। और यह कर अपनी अपनी आय के अनुसार देना चाहिए। ये वाला जो देखो मैंने यहाँ पे कट कर रखा है, ये नहीं है। ठीक है ना, आय के अनुसार देना चाहिए जिससे कर व्यवस्था बनी रहे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जितना वो कमा रहा है उसके अनुपात में अपने राज्य को कर या टैक्स देना चाहिए, जिससे कि जो राज्य की स्थिति है वो मजबूत बनी रहे और वो स्थिर रहे, बेकार खराब ना हो। ठीक है, स्थिर का मतलब यहाँ पे मेरा ये नहीं है कि जो हमारी आय है, जो आर्थिक स्थिति है वो एक ही समान एक ही जगह रुकी रहे,
नहीं, स्थिर का मतलब है बनी व्यवस्था, जो हमारी बनी रहे, बिगड़े नहीं, उससे है। एडम स्मिथ कहते हैं कि कर में ज़्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यापार को करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये लगते हैं। अगर हम कर सही अनुपात में ही लगाते हैं तो व्यापार वृद्धि कम हो जाएगी, इसलिए कर आनुपातिक आधार को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए। यानी कि एडम स्मिथ जो हैं, हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि जब भी हमें व्यक्तियों पर कर लगाना है तो सोच समझ के लगाना है, क्योंकि जब भी हम कोई व्यक्ति व्यापार करता है उसमें उसका बहुत पैसा खर्च होता है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर हम उसकी आय के ऊपर अनुपात से ज़्यादा अगर कर लगाते हैं तो वो व्यापार करने के लिए, व्यापार बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जब उसे कोई लाभ नहीं होगा और उसकी आय का आधे से ज़्यादा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा तो वो व्यापार को करेगा ही क्यों। तो हमें टैक्स इस प्रकार लगाना है, इस प्रकार कर लगाना है कि व्यक्ति उसे देने में परेशान ना हो और वो डर फील ना करे, और जिससे कि वो अपना कारोबार बंद ना कर दे। तो हमें इस प्रकार, इस अनुपात में कर लगाना है जो आसानी से भुगतान कर सके। दूसरा सिद्धांत है हमारा निश्चितता का सिद्धांत। देखो, एक बात और समझ लो, ये 4 नंबर में अलग से भी आ सकता है, ये 4 नंबर में अलग से भी आ सकता है। एडम स्मिथ का समानता का सिद्धांत बताइए या समानता का सिद्धांत बताइए, ये 4 नंबर में अलग से आ सकता है। एडम स्मिथ का समानता का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत, ये पहले ही बता दे रहा हूं, फिर आप कहोगे बताया नहीं सर ने। इसी प्रकार ये जो सिद्धांत हैं अलग अलग आ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है निश्चितता का सिद्धांत 4 नंबर में, या एडम स्मिथ का निश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निश्चितता, इसमें कर प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित होना चाहिए, मनमाना नहीं, और करदाता की कर कब, कितना, कैसे, कहाँ देना है पता होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि जो व्यक्तियों पर कर लगाया जा रहा है वो निश्चित होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए कि जितना हमारा मन में आया हमने इतना लगा दिया। हमारा मन है कि भाई किसी पे हमने 1% लगा दिया, किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 50%, ऐसे नहीं, सभी व्यक्तियों पर समान लगाना है और उनकी आय के अनुपात में लगाना है। ठीक है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनको पता होना चाहिए कि कर कब कब लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा और किन परिस्थितियों में लगेगा, इन सब का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। अगर उसकी उन्हें नॉलेज नहीं है तो वो किस सही समय पर कैसे टैक्स या कर दे पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का उन्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, कब, कितना, कैसे, कहाँ देना है पता होना चाहिए। ये सभी बातें नागरिक व अधिकारियों को बता देने चाहिए। ये सभी बातें कौन बताएगा भाई, कोई अधिकारी तो ही बताएगा। नागरिकों को क्या पता है कब टैक्स जाना है, कितना जाना है, कैसे जाता है, तो कर अधिकारी नियुक्त करते हैं लोगों को, वो मैसेज के जरिए या उनके घर पे जाके या किसी संस्था के द्वारा ये उनको बताएंगे। ठीक है, बताते हैं, जिससे कोई समस्या उत्पन्न न हो। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए विधि न्यायालय है। अगर सपोज करो किसी कर में चुकाने में कोई समस्या उत्पन्न होती है या कोई गलत चीज़ साबित हो जाती है या ज़्यादा या कम हो जाता है, तो उसके समाधान के लिए एक विधि न्यायालय है और वो आपकी इन समस्याओं का समाधान करता है। तीसरा है सुविधा का सिद्धांत। सुविधा के सिद्धांत से को देखते हैं। कर हमेशा ऐसे समय और ऐसे ढंग से लगाया जाना चाहिए जिससे करदाता को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और न ही किसी भी प्रकार की असुविधा हो। कर हमेशा सही व उचित तरीके व समय से लगाया जाए। देखो, कर जो लगाने का समय है वो उचित होना चाहिए, सही समय होना चाहिए, जिससे कि करदाता अपने कर को सही समय पर आपको चुका सके। ये नहीं है कि समय मनमाना हो, कभी 15 दिन के अंदर दे दिया, कभी 2 महीने के अंदर दे दिया, कभी 1 हफ्ते में दे दिया। एक तो समय निश्चित हो और कर की जो मात्रा है वो निश्चित हो और उसे उसके बारे में पहले जानकारी दे दी गई हो कि आप पर इस प्रकार का कर है, कर लगाया गया है, आपको इतना देना है, उस समय पे देना है, और उसे सारी चीज़ें बता दी गई हो। उसे कर चुकाने में कोई समस्या ना हो। एक तो वो व्यक्ति कर दे रहा है, टैक्स दे रहा है, ऊपर से जब उसे कोई समस्या होगी तो वो साइकोलॉजिकल और शारीरिक
तरीके से, मानसिक और शारीरिक तरीके से, दोनों ही तरीकों से वो परेशान हो जाएगा और वो इरिटेट होने लगेगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर सही समय पर, सही मात्रा में, कब कैसे कितना देना है, ये सारी चीजें उसे बता दी जाए और उसकी पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए जो टैक्स दे रहा है। ठीक है। एडम स्मिथ के अनुसार कर हमेशा भोग विलास की वस्तुओं पर लगाया जाए जिससे कर देने में कोई समस्या न हो। जैसे जैसे धीरे धीरे भोग विलास की वस्तुएं खरीदी जाएं और जिस अनुपात में खरीदी जाएं, जैसे धीरे धीरे कर भुगतान होता रहे, जितनी जरूरत है उसी प्रकार टैक्स देता रहे, जिससे कर भुगतान में सुविधा बनी रहेगी। देखो एक बात बताओ, एक एडम स्मिथ ने उपाय दिया था कि अमीर व्यक्तियों से कब कितना टैक्स लेना है, गरीब व्यक्ति से कब कितना टैक्स लेना है। उसके लिए उन्होंने एक समाधान निकाला था कि जितना व्यक्ति भोग विलास की वस्तुओं को खरीदे उसी के अनुपात में उस पर टैक्स लगा दो। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो अपने उपभोग के अनुसार उन वस्तुओं को खरीदेगा और जिन वस्तुओं को वो खरीदेगा उन्हीं के अनुपात में वो टैक्स दे देगा। हम जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं को खरीदते हैं, अमीर जो लोग होते हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं, और जो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली होती है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं। जैसे जैसे उनकी ज़रूरत है, जैसे जैसे वो सामान खरीदते हैं, उसी के अनुपात में वो अपना टैक्स देते रहेंगे। सपोज करो एक ने खरीदा 1000 का सामान, एक ने खरीदा 10,000 का सामान और एक ने खरीदा 1 लाख का सामान। ये इसी के अनुपात में लगाया होना चाहिए। भाई 1000 वाला है तो अपना 1000 पे टैक्स देगा बेचारा, और जो 10,000 वाला है वो 10,000 पे देगा, और जो 1 लाख का सामान खरीद रहा है वो 1 लाख के हिसाब से अपने आप ही कट जाएगा। वस्तु खरीदेगा उसका टैक्स अपने आप उसी के अनुपात में चला जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि टैक्स को वस्तुओं पे लगा दिया जाए, जिस अनुपात में खरीदेंगे उस अनुपात में वो टैक्स दे देंगे न। और जब जब खरीदनी है, ये तो है नहीं कि भाई हर दिन वो 10,000 का सामान खरीदें, हर महीने 10,000 का खरीदें। जब उनकी ज़रूरत होगी, जब खरीदेंगे, जब ही टैक्स दे देंगे। तो इसलिए जब भी हमें ज़रूरत होती है, हम सामान लेने जाते हैं, तभी हमारा टैक्स वहाँ पे कट जाता है और राज्य के अकाउंट में जाकर सेव हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं मितव्ययिता का सिद्धांत। प्रत्येक कर को लगाने में ऐसे उपाय बरतने चाहिए हैं। पे है ये और ये है। उपाय बरतने चाहिए जिससे जो कर वसूला जा रहा है, कर वसूलने में लगे खर्च को निकालकर सरकारी खजाने में जमा हो जाए। देखो, कर हमें इस प्रकार से लगाना है, इस प्रकार का कर हो कि कर को वसूल करने में जितने अधिकारी, जितने न्यायालय, मतलब न्यायालय का मतलब है जितने हमारे ऑफिस बने हुए हैं, जितने अधिकारी लगे हैं, जितने कर्मचारी लगे हैं, उनके खर्च को निकालकर, उनकी तनख्वाह को निकालकर बचा हुआ कर इतना हो कि जो हमारी राज्य व्यवस्था सही से चल सके। यानी कर इस प्रकार लगाया जाए, इतनी मात्रा में लगाया जाए जिससे खर्च निकालने के बाद उचित मात्रा में सरकारी खजाने में जमा हो जाए। सपोज करो हमने इतना टैक्स लगाया है जिससे सिर्फ जो हमारे कर्मचारी हैं, जो व्यवस्था बना रहे हैं, जो हमने अपने ऑफिस बनाए हैं, सिर्फ उनका ही खर्चा निकल पा रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर। तो इतना कर लगाया जाए कि उनका खर्च भी निकल जाए, उनकी व्यवस्था भी बनी रहे और राज्य के कोटे में सेव भी हो जाए। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 3 पॉइंट और दे रखे हैं। प्रशासनिक खर्च न्यूनतम हो। इसमें एक बात और कही गई है कि चलो हमने बात मान ली कि कर इस प्रकार लगाया जाए कि जो कर्मचारी हैं उनका खर्च निकल जाए, उनके ऑफिस का खर्च निकल जाए। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आप अपने अधिकारियों को किस प्रकार से देखभाल करते हो, किस प्रकार से उन्हें तनख्वाह देते हो। आप तो ज़्यादा देने लगे तो हम क्या ज़्यादा कर टैक्स देंगे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंटों पे बात करते हैं। जो प्रशासनिक खर्च है वो न्यूनतम होना चाहिए। भाई हम टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन ये बात हो कि जो हम खर्च कर रहे हैं वो प्रशासनिक खर्च भी न्यूनतम हो। प्रशासनिक जो खर्च है, जो हमसे कर वसूल रहे हैं, उनका खर्च न्यूनतम हो। लगाया गया कर अधिक न हो। जो हम पर कर लगाया गया है वो अधिक नहीं होना चाहिए।
कर ऐसा न हो जिसे घृणा पैदा हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हैवी कर लगा दिया और कि भाई हमें तो यहाँ पे अपने कर्मचारियों की अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा टैक्स लगा दो। नहीं, इससे क्या होगा, लोगों में घृणा पैदा हो जाएगी और द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी और लड़ाई झगड़े और रोड शो भी होने लगेंगे, हड़ताल होने लगेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम खर्च हो, अधिक ना लगाया गया हो और ऐसा हो जिससे घृणा पैदा ना हो। ठीक है, और ये भी आपका 4 नंबर में आ सकता है, एडम स्मिथ नाम से भी आ सकता है। एडम स्मिथ के मितव्ययता का सिद्धांत बताइए या मितव्ययता का सिद्धांत बताइए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है। भारतीय कर व्यवस्था में किस सीमा तक एडम स्मिथ के कराधान के सिद्धांत को शामिल किया गया है? भारतीय कराधान व्यवस्था में जो एडम स्मिथ के सिद्धांत थे उनको कहां तक लिया गया है, उनको कहां तक मान्यता दी गई है, उस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। एडम स्मिथ के मूल सिद्धांत ये हैं कि लगाए जाने वाले कर का भार अमीर व्यक्ति पर काफ़ी तीव्रता से पड़ना चाहिए क्योंकि उनकी भुगतान करने की क्षमता अधिक है। यहाँ पर एडम स्मिथ कहते हैं कि अमीर व्यक्तियों पर जो भुगतान की जो मात्रा है वो अधिक होनी चाहिए क्योंकि अमीर व्यक्ति जो है कर के भुगतान में देरी नहीं करेगा और वो उचित समय पर दे देगा, लेकिन गरीब व्यक्ति पर कम मात्रा में टैक्स लगाया जाना चाहिए क्योंकि गरीब व्यक्ति अपना जीवन यापन बहुत बड़ी मुश्किल से करता है तो वो टैक्स देने में इतना सक्षम नहीं होगा। तो अमीर व्यक्तियों पे ज़्यादा और गरीब व्यक्तियों पे थोड़ा कम लगाया जाए। इसको थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है ना। एडम स्मिथ का योग्यता का मूल सिद्धांत यह है कि लगाए जाने वाला कर का भार अमीर व्यक्तियों पर काफ़ी तीव्रता से पड़ना चाहिए क्योंकि उनकी भुगतान करने की क्षमता अधिक है। वास्तव में भारत में यह सिद्धांत प्रत्यक्ष करों के मामले में जैसे व्यक्तिगत आयकर, धन कर और दान कर आदि में शामिल किया गया है, यानी कि जो अमीर व्यक्ति हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिए और वो धन कर लगाएं और दान कर लगाएं और आयकर, इन तीनों पर कर लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आयकर की दर प्रत्येक आय की श्रेणी में की बढ़ोतरी के साथ बढ़ जाती है। ऐसे कर उच्चतर आय वर्गों पर काफ़ी तीव्रता से लगाए जाते हैं। मतलब जब कोई अमीर व्यक्ति है उसकी आय बढ़ती है तो हमें उसके टैक्स पर आय कर पे भी टैक्स बढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कर उच्चतर आय वर्गों पर काफ़ी बढ़ोतरी के साथ बढ़ जाती है। ऐसे कर उच्चतर आय वर्गों पर काफ़ी तीव्रता से लगाए जाते हैं। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर जैसे कारों, स्कूटरों और टेलीविज़न सेटों आदि की बिक्री पर लगाए जाते हैं। सामान्यतः उच्चतर आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए या व्यक्तियों के द्वारा खरीदे जाते हैं, अतः ये कर योग्यता के सिद्धांत पर आधारित हैं। इसमें देखो, इस बात को अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप अगर इसे उतारना चाहो इसे उतार लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे उतार लेना। अमीर व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए क्योंकि अमीर व्यक्ति जो अक्सर कार, मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, महंगे महंगे आइटम को खरीदते हैं, उन पर उसी की मात्रा में टैक्स लगाया जाना चाहिए। गरीब व्यक्ति जो है ज़रूरतों की चीज़ें खरीदता है, जैसे फ़ैन ले लिया, छत का पंखा ले लिया, एक छोटा सा तूफ़ानी पंखा ले लिया, एक टीवी ले लिया छोटा सा। अमीर व्यक्तियों के घर में क्या होगा, LCD होगी, बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं एक छोटा सा टीवी होता है और उनमें सिर्फ ज़रूरत के ही सामान पाए जाते हैं, तो उन पर कम मात्रा में टैक्स लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। धन कर, उन पे जितनी मात्रा में धन वो कमाते हैं उसके अनुपात में उन पे टैक्स लगाया जाना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये है, अमीर व्यक्तियों पे अधिक और गरीब व्यक्तियों पे कम टैक्स लगाया जाना चाहिए और उनकी योग्यता और इनकम के आधार पर लगाया जाना चाहिए। और जो टैक्स है वो अप्रत्यक्ष कर पे भी लगाया जाना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दूसरी बात, आपसे फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप अपने एग्ज़ाम में बैठे हो आप कंफ्यूज ना हुआ करें और ये सोचा करें कि हमें जो क्वेश्चन का आंसर देना है अपने शब्दों में देना है। पढ़ना यहाँ से है, वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। अगर ये चीज़ याद रहती है तो इन्हीं को लिख देना है, ठीक है। आप ये कंफ्यूज ना होना कि भाई मैंने तो सेम टू सेम याद करा था और मैं तो भूल गया हूँ। हमें
मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा लेना। आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।